हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के बारे में। और बेसिकली इस वीडियो के हमारे 3 पॉइंट्स होंगे, यानी कि 3 मेन पॉइंट्स होंगे, जिनमें पहला होगा एग्ज़ाम डेट के बारे में कि एग्ज़ाम डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है और क्या चांसेस है कि इतने दिन हमें और मिल सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, सीबीटी 2 के प्रिपेयर होने के लिए, है ना? उसके बाद करंट स्टेटस जानेंगे एस्पिरेंट्स का, ठीक है? उसके साथ-साथ ही जो है हमारा लास्ट पॉइंट है स्ट्रैटेजी के बारे में, हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी तक जो है आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का जो है किसी भी तरह का जो है कट ऑफ से रिलेटेड अपडेट नहीं आया है और इन्होंने अभी तक जो है अपने कट ऑफ को रिलीज़ नहीं किया है। और करीब-करीब अब 2 महीने होने जा रहे हैं। 16th, 17th और 18th दिसंबर में हमारा एग्ज़ाम हुआ था और अब 16th, 17th, 18th फरवरी तक हमारे 2 मंथ कंप्लीट हो जाएँगे। तो अभी तक इन्होंने किसी भी तरह का कट ऑफ नहीं दिया, ना ही एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड किसी भी तरह का अनाउंसमेंट किया। तो अभी भी जो है एस्पिरेंट्स के बीच में, यानी कि हम सब के बीच में कुछ न कुछ एक ये डाउट है कि कब एग्ज़ाम होगा, है ना? और दूसरी बात ये कि करंट स्टेटस ऑफ एस्पिरेंट्स में हम बात करने वाले हैं। एज़ यू ऑल नो कि अभी-अभी एसएससी जेईई, यानी कि अब एसएससी जेईई का रिज़ल्ट आउट हुआ है। तो उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने जो है आरआरबी जेईई के लिए भी अपीयर हुए थे, यानी कि उन्होंने भी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम दिया था और उनमें उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और जो हो सकता है कि वो सीबीटी 2 के लिए भी अपीयर हों, अगर उनका एसएससी जेईई में नहीं होता है तो, है ना? तो इस टाइम पे हमारे पास बेसिकली 2 तरह के एस्पिरेंट्स हैं। पहली हम बात करें तो जो हमारे मेन एस्पिरेंट्स थे, मतलब आरआरबी वाले, वो, ठीक है? जो पहले से ही आरआरबी जेईई के लिए वेल प्रिपेयर हो रहे थे और फ़ोकस्ड थे। और दूसरी बात वो बच्चे जिन्होंने एसएससी जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया, ठीक है? और साथ ही साथ जो है आरआरबी जेईई के लिए भी अपीयर हुए और अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। यानी कि अब वो आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए जो है प्रिपेयर करने जाएँगे, है ना? एसएससी जेईई का रिज़ल्ट देखने के बाद। ठीक है? तो कुछ बच्चे कर भी रहे होंगे, पहले से भी कर रहे होंगे, जिनके मार्क्स अगर कम बने होंगे, जिन्हें ऑलरेडी आइडिया हो चुका होगा कि नहीं कहीं न कहीं कम मार्क्स बन रहे हैं, चांसेस कम हैं, तो हम इससे बेहतर हुआ कि हम लोग जो है अगले एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर प्रिपेयर हों, तो वो लोग कर रहे होंगे वैसे दोस्त, ठीक है? तो एक एसएससी जेईई वाले जो दोस्त हैं हमारे, वो और एक आरआरबी वाले। तो करंट स्टेटस की बात करें अगर, तो हमारे पास 2 तरह के दोस्त हैं, ठीक है? 2 तरह के मतलब एस्पिरेंट्स आएँगे, एक आरआरबी वाले और एक एसएससी वाले। और बात करें तो लगभग दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि जो भी दोस्त आरआरबी के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि अब 1.5-2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो भी अब टेक्निकल के जो चीज़ें हैं, नॉर्मल सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिए होंगे, है ना? किसी न किसी मीडियम के थ्रू। और जो एसएससी के दोस्त हैं, उन्होंने तो ऑलरेडी टेक्निकल में बढ़िया परफ़ॉर्म कर रखा होगा, तभी वो ऑलरेडी मेंस तक पहुँच चुके हैं, है ना? तो इसलिए अगर बात करें स्ट्रैटेजी की, तो स्ट्रैटेजी में देखिए हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और ये वीडियो बेसिकली सच कहूँ तो उन्हीं बच्चों के लिए है जो एसएससी से अपीयर होने के बाद, यानी कि एसएससी जेईई मेंस का एग्ज़ाम देखने के बाद, रिज़ल्ट देखने के बाद आरआरबी की तरफ जाने वाले हैं। और उनके लिए भी हेल्पफुल होगा जिन्होंने अभी तक जो है आरआरबी में आरआरबी जो मतलब अभी तक बहुत अच्छी तरह से नहीं प्रिपेयर किए हैं, जो अभी तक चीज़ों को जो है जिनकी चीज़ें जो है मिस अप कर रही होंगी, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल होने वाला है ना? तो उनके लिए है ये। और अगर बात करें सब्जेक्ट्स की, तो हमें पता है कि इसमें मतलब सीबीटी 2 में हमारे टेक और नॉन टेक दोनों पोर्शन आते हैं। टेक पोर्शन की बात करें तो हमारे सिविल इंजीनियरिंग के 13 सब्जेक्ट्स और साथ ही साथ कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स भी हैं इसमें, जैसे ऑटोकैड और सीपीएम पार्ट, ठीक है? और साथ ही साथ बिल्डिंग कंपोनेंट, ऐसे करके कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स भी हैं इसमें टेक्निकल में। तो ये जो टेक्निकल पोर्शन है वो हमें 100 मार्क्स ला कर के देगा। और जो हमारे नॉन टेक पोर्शन है उनमें अगर बात करें तो ये 50 मार्क्स के नॉन टेक पोर्शन होने वाले हैं, जो कि 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड हैं, है ना? एनवायरनमेंट में 10 मार्क्स आपको मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस में आपको 15, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 15 और कंप्यूटर में 10, ठीक है? तो ये 50 मार्क्स में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है? और हम ऐसा मान के चल रहे हैं क्योंकि अभी तक इन्होंने सीबीटी 1 का जो है सीबीटी 1 का इन्होंने अभी तक जो है किसी भी तरह का अपडेट नहीं दिया है और ना ही इन्होंने अभी तक जो है किसी भी तरह का जो है एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड अनाउंसमेंट नहीं की है। तो हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि अभी भी हमारे पास कुछ
40-45 दिन हैं जिसमें हम प्रिपेयर कर सकते हैं, और इतने दिन काफ़ी होंगे हमारे इन दोस्तों के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए और सिलेक्शन गारंटी करने के लिए। ठीक है। और साथ ही साथ जो दोस्त ऑलरेडी CBT 1 के बाद प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब कि जो दोस्त RRB के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं फोकस होके, उनका क्योंकि अब 2 मंथ हो चुके हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि उन्होंने जो है अपने नोट्स का रिवीजन कर लिया होगा, या फिर जिनके पास नोट्स नहीं होंगे उन्होंने अपने नोट्स बना लिए होंगे, मतलब इनिशियली स्टार्ट कर दिया होगा और एक अच्छे पोजीशन पे इस टाइम पे होंगे। ठीक है। तो उनके लिए अब बात करते हैं कि हम इन 45 दिनों में किस तरह से क्या-क्या पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि सॉरी, मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग जो है हर दिन मतलब पर डे 8 आवर्स देने के लिए मतलब रेडी होंगे, क्योंकि यू ऑल नो कि टाइम कम है और नहीं पता हमें कि कब जो है CBT 1 का रिजल्ट आ जाएगा और CBT 2 का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाएगा। ये हम सबको नहीं पता, कभी भी हो सकता है ना? ये एक अनएक्सपेक्टेड थिंग है, और अच्छी बात है, जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है ना? क्योंकि बहुत लोग हैं जो मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं, तो चीज़ें जल्दी क्लियर होंगी तो बेहतर होगा, क्योंकि वो जल्दी बता देंगे कि हाँ ठीक है, इतने दिन में हम एग्ज़ाम कराने वाले हैं, तो बच्चे उस तरह से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। तो पर डे 8 आवर की बात की है मैंने कि आप रोज़ 8 दिन दे पाएंगे, क्योंकि टाइम कम है तो इतना आपको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। कंपटीशन आपको पता ही है। तो 45 डेज़ हैं। इन 45 डेज़ में हमें अपने नोट्स को रिवाइज़ करना है, PYQs सॉल्व करने हैं, मॉक एंड एनालिसिस करना है, और साथ ही साथ हमें जो है टेक्स्ट बुक पे डेली लाइफ क्विज़ेज़ भी देने हैं, है ना? तो हमें इन गोल्स को अचीव करना है, और हमारे पास बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया कि 100 मार्क्स का टेक है और 50 मार्क्स का नॉन टेक है। तो जो मेजर पोर्शन है वो आपका टेक है, और जो सपोर्टिंग पोर्शन है वो आपका नॉन टेक है। अब मैंने ये चीज़ यहाँ पे इसलिए आपको बताई कि मेजर पोर्शन और सपोर्टिंग पोर्शन, क्योंकि दिन के 8 घंटे आप देने वाले हैं। इस दिन के 8 घंटे में जिस तरह से जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, उसी तरह से आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ठीक है। तो 8 घंटे में से, ठीक है, 8 घंटे में से आप 6 घंटे देंगे किसको? अपने मेजर पोर्शन को, यानी कि टेक्निकल को। आप टेक्निकल के नोट्स रिवाइज करेंगे, वो मैं आपको अभी आगे भी बताऊंगा, मतलब यहाँ पे मैं बस एक आप कह सकते हैं कि समरी दे रहा हूँ, है ना? तो की पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो इसमें आप अपने टेक्निकल के नोट्स पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और टेस्ट वोस्ट लगाएंगे। ठीक है। इसके बाद नॉन टेक की बात करूँ तो नॉन टेक में आप जो सपोर्टिंग पोर्शन है उसको आप 2 घंटे देंगे, मतलब कि 8 घंटे में से 2 घंटे आप नॉन टेक पोर्शन को देंगे, जिसमें आप उसको पढ़ेंगे। इससे पहले हम क्या करते हैं, हम इन 45 दिनों में से जो है जितने भी संडे वाले दिन हैं उनको हम हटा देंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 7 डेज़ ऑफ वीक होता है ना? तो उसमें से अगर हम 45 को ये करें तो हमारे पास टोटल 6 संडेज़ निकल के आती हैं, है ना? तो हमारे पास 39 डेज़ बचेंगे। ये जो 6 दिन हम लोग निकाल रहे हैं संडे वाले, इनमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉक देना है और एनालिसिस करना है, और आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जो भी मॉक दे रहे हो, आप जो भी एनालिसिस कर रहे हो, उसको आप आराम से एनालिसिस करो। इसलिए मैं आपको पूरा दिन दे रहा हूँ। आप आराम से एनालिसिस करो, क्या कमियाँ रहती हैं, क्या चीज़ें हैं इम्प्रूव करनी है, टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है या फिर क्या इशू है, उसको अच्छी तरह से डील करना है। ठीक है। और वर्क करना है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो 6 दिन तो आपको ऐसे निकल गए मॉक के लिए, है ना? तो ये चीज़ आप कर लोगे, ये चीज़ अचीव हो गई है। उसके बाद बचता है आपका क्या? इसके बाद आपका 39 डेज़ बचते हैं। अब इन 39 डेज़ को जो है आपको किस तरह से डिवाइड करना है? इन 39 डेज़ में आपको जो है 18 डेज़, मतलब फ़ेज़ 1 आपको 2 फ़ेज़ में तोड़ देना है। एक फ़ेज़ 1 और एक फ़ेज़ 2। ठीक है। यहाँ पे फ़ेज़ 1 में आपको 18 डेज़ में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। 18 डेज़ में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और फ़ेज़ 2 में मैं आपको 21 डेज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। 18 डेज़ में आपको क्या करना है? आपको जो आपके 6 घंटे मैंने बोले थे टेक्निकल पोर्शन के लिए, उन 6 घंटों में से आपको 4 घंटे टेक्निकल के नोट्स रिवाइज़ करने हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैं ये अज़म्पशन करके चल रहा हूँ कि आपके अच्छी खासी प्रिपरेशन हो रही होगी, और क्योंकि डेढ़ 2 महीने निकल चुके हैं, तो आपने चीज़ें पढ़ ली होंगी और आप चीज़ों से इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे। तभी आप 45 दिन में कर पाओगे। अदरवाइज़ भाई फैक्ट कहूँ या फिर मतलब सच कहूँ तो
पॉसिबल नहीं है 45 दिन में इतना सब कुछ कवर करना, है ना। अगर आप नए हो तो फिर भाई नहीं पॉसिबल है। आप मतलब कर सकते हो, परफॉर्म अच्छा कर सकते हो, बट सिलेक्शन की गारंटी नहीं ले सकते, है ना। तो ये फैक्ट है। लेकिन अगर आपने अभी तक वेल इंट्रोड्यूस हो चुके हो, आपने ये 1.5-2 महीने पढ़ाई की है, तो ये 45 डेज़ जो है मैं जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको कारगर साबित होंगे और आप वेल परफॉर्म भी करोगे और सिलेक्शन के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो आपको जो मैंने आपको बताया 18 डेज़, यानी कि जो फ़ेज़ 1 है, उस फ़ेज़ 1 में आपको अपने 8 घंटे में से, ठीक है, आपको अपने 8 घंटे में से जो आपके 6 घंटे थे टेक्निकल वाले और जो 2 घंटे निकल रहे हैं नॉन टेक्निकल वाले, इन 6 घंटों में से मतलब ये 6 घंटे में से भी 4 घंटे आपको देने हैं नोट्स रिवीजन के लिए, ठीक है। 6 घंटे आपको देने हैं नोट्स रिवीजन के लिए। ऑब्वियसली आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स लेके चल सकते हो और अकॉर्डिंगली जो है उसको स्वैप कर सकते हो, ठीक है, मतलब पढ़ सकते हो। तो 4 घंटे आपको टेक्निकल के नोट्स रिवाइज़ करने हैं और जो 2 घंटे मैं बोल रहा हूँ, उन 2 घंटों में आपको प्रैक्टिस करना है। आपने जो चैप्टर पढ़ा जिस भी सब्जेक्ट का, वो आप कंप्लीट कर सकते हो, है ना? टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दे सकते हो। एसएससी के और आरआरबी के जो है, उस चैप्टर से रिलेटेड पीवाईक्यू कर सकते हो, ठीक है? तो इस 2 घंटे को आप इस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे। बेसिकली अगर सच बताऊँ तो यहाँ पे आपने पढ़ा और यहाँ पे आपने इम्प्लीमेंट किया, ठीक है? तो स्टडी एंड इम्प्लीमेंटेशन वाला प्रिंसिपल लागू होगा यहाँ पे। और जो बाकी 2 घंटे बच रहे हैं, इन 2 घंटों को आपको नॉन टेक पे देना है। नॉन टेक पोर्शन में आपको मेक श्योर करना है कि आप इन 18 डेज़ में आप जो है फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है? फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री और एनवायरनमेंट, ठीक है? फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री और एनवायरनमेंट वाले पोर्शन को कंप्लीट करें, ठीक है? और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इंजीनियर होने के नाते आपने ये चीज़ें ऑलरेडी कुछ चीज़ें जो है पढ़ के रखी होंगी। बेसिकली सच बताऊँ तो फिज़िक्स में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। एनवायरनमेंट में अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो आपने बहुत चीज़ें पढ़ रखी होंगी और कुछ चीज़ें और पढ़ लेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी कंप्लीट। तो बहुत बड़ा बर्डन नहीं है ये, है ना? इसके साथ-साथ एक एक्स्ट्रा करिकुलम है जो आपको करना है रोज़, जो है लाइव क्विज़, है ना? टेक्स्ट बुक पे आपका रोज़ लाइव क्विज़ चलता है ना? 5-5 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, वो आप देना, वो बहुत बेनिफिशियल होता है अगर आप वैसा मतलब टेस्ट लाइव क्विज़ देते हो तो। क्योंकि मैं भी देता हूँ और मैंने भी दिए हैं, ठीक है? तो वो बहुत अच्छे होते हैं, वो आप देना, ज़रूर देना। इसके बाद ये तो बात हो गई फ़ेज़ 1 की। इसके बाद हम बात करेंगे फ़ेज़ 2 की। तो फ़ेज़ 2 में आपके 21 डेज़ हैं, ठीक है? और 21 डेज़ में आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। देखिए मॉक वाला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 6 दिन आपको मॉक करने हैं हर संडे को, ठीक है? संडे आपका मॉक चलता रहेगा, वो नहीं रुकना चाहिए। 18 दिन आपने जो है नोट्स रिवाइज़ किए, प्रैक्टिस किया और ये एनवायरनमेंट और ये कंप्लीट कर ली। उसके अगले 21 दिन में आपको क्या करना है, आपको वाईसीटीए, अगर आप वाईसीटीए यूज़ करते हो, वेल एंड गुड, वाईसीटीए यूज़ करो। उस जो भी आपने मैंने मतलब कई बार आपको बताया है अपने वीडियोज़ में कि अगर आप वाईसीटीए यूज़ कर रहे हो, तो आप मेक श्योर करो कि आप पेंसिल ले करके बैठ रहे हो और टिक करते हुए चल रहे हो सभी क्वेश्चंस को, ठीक है? और एक्चुअली क्या है ना कि मेरा तबीयत थोड़ा-सा सही नहीं है, तो मेरे गले में थोड़ा-सा ये हो गया है, खराश टाइप का हुआ है, तो मेरी आवाज़ भी थोड़ी-सी अलग हो रही होगी और मुझसे ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा, है ना? मतलब बीच-बीच में ऐसा लग रहा है कि वॉइस टूट जा रही होगी, तो उसके लिए सॉरी, है ना? और तो ये चीज़ मैं बोल रहा था कि वाईसीटीए वाला जो चीज़ है, वाईसीटीए में आप लोग टिक मार्क करके मतलब चला करो, सो दैट कि आप समय बचा सको अगली बार रिवाइज़ करने में, है ना? तो ये चीज़ मैंने कई बार बताई है। अगर आप नए हो तो आपको फिर से बताता हूँ कि अगर आप वाईसीटीए सॉल्व कर रहे हो या फिर कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व कर रहे हो, तो आप पेंसिल लेकर के बैठा करो पहली बार में और जो भी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको अच्छे लगें, जो आपको लगे कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्चुअल हैं, इनको मैं फिर से रिवाइज़ करना ज़रूर चाहूँगा, तो उनको जो है टिक कर लिया करो। और जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लगे कि अरे ये तो बहुत बेसिक्स हैं, ये मतलब इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा काम, है ना? ये अपने नोट्स में ऑलरेडी है कहीं न कहीं, तो वो उसको आप छोड़ सकते हो क्योंकि वो आगे चल के आपका सिर्फ टाइम ही वेस्ट करेगा, है ना? क्योंकि उसमें कुछ आपने सीखा नहीं, ठीक है? तो टिक मार्क वाले क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, ठीक है? तो या फिर आप अगर कोई अलग भी बुक यूज़ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो जो भी आप प्रैक्टिस बुक यूज़ करते हो, आपको 4 घंटे उस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और मेक श्योर करना है कि आप इस 21 दिन में इसको पूरा ख़त्म कर दो, ठीक है? 4 घंटे कम नहीं होते हैं दोस्त, 4 घंटे काफ़ी होते हैं और आप इतना देख लो ना कि हम 2 घंटे में 100-100 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, है ना? 100 मतलब 100 कहाँ, सच बताऊँ तो ऊपर ही चला जाता है ना? 100 मतलब यहाँ क्योंकि अब एग्ज़ाम में तो सब कुछ मिक्स होता है, तो एग्ज़ाम में मिक्स होता है तो वहाँ पे टाइम थोड़ा-सा आगे-पीछे चल जाता है। लेकिन
क्योंकि प्रैक्टिस बुक है तो वहाँ पे आप ऑलरेडी प्रिपेयर रहते हो कि हाँ ये वाला चैप्टर है, ये वाला सब्जेक्ट है, तो आपका दिमाग सिर्फ उस सब्जेक्ट को ही एक्सप्लोर करने के चक्कर में रहता है, सो डैट कि आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है और आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। जबकि एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है। एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपका कोई भी सवाल आ सकता है, तो आपके दिमाग को पूरा सिविल इंजीनियरिंग होल्ड करके रखना होता है कि हाँ यहाँ कहीं से भी आ सकता है, और फिर जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो फिर आप कहते हो अच्छा ये तो फ्लूइड का सवाल है, फिर आपका दिमाग फ्लूइड में जाता है कि हाँ भाई फ्लूइड में ये चीज़ें हमने स्टोर करके रखी हैं, और फिर जो है आप जो है फ्लूइड की चीज़ें मतलब हाँ ये पढ़ रखा है, आपका आंसर निकल के आता है। तो आप 4 घंटे में आराम से जो है 300-400 सवाल सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जो है 4 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, 2 घंटे आपको जो है रिवीजन करना है, ठीक है? रिवीजन किस चीज़ का करना है, तो टेबल्स का और डाटास का करना है, जो आपने मतलब बना के रखे होंगे, जैसे कि स्लैंडरनेस रेशियो वाला हो गया, या फिर आप बात करें तो ये इफेक्टिव लेंथ वाला हो गया, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को जो है आपको याद करना है। टेबल हो गया जैसे ये एक्सपोजर कंडीशन वाला टेबल हो गया, या फिर आप कह सकते हो कि वो एक्सपोजर कंडीशन हो गया, फिर वो क्यूरिंग टाइम वाला हो गया। तो ऐसे करके बहुत सारे टेबल्स हैं, उनको आपको मतलब पढ़ना है, उनको याद करना है ना? साथ ही साथ अगर यहाँ पे भी आपको कुछ अलग चीज़ मिलता हो तो उनको भी आप ऐड ऑन करते चलना नोट्स में, ठीक है? तो ये आपने 2 घंटे काम कर लिए। अब जो 2 ये तो बात हो गई टेक्निकल की, ठीक है? टेक्निकल में आपने किया, और 2 घंटे जो मैंने आपको बोले हैं नॉन टेक वाले पोर्शन के लिए, उसमें आपको कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस पढ़ना है इन 2 घंटे में, ठीक है? 2 घंटे में आप 1-1 घंटा भी डिवाइड कर सकते हो, है ना? एज़ यू विश, आपको बस कंप्लीट करना है इसे। और हाँ, लाइव क्विज़ तो देना ही देना है, ठीक है? तो लाइव क्विज़ आपको दोनों दिनों मतलब दोनों फेज़ में देना है, कोई इश्यू नहीं है। लाइव क्विज़ बहुत बेनिफिशियल है, आप ज़रूर से दीजिएगा। तो इस तरह से अगर आप करते हो तो आप जो है 45 डेज़ में एक बहुत अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाओगे, और जब आप पीछे मुड़ करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत आगे निकल चुके हो, है ना? और एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया परफॉर्म करोगे। और अभी कोई भरोसा नहीं है कितना दिन तक ये ले सकते हैं, क्योंकि एज़ यू ऑल नो कि अभी भी इन्होंने जो है ग्रुप डी का फॉर्म निकाला है, तो अभी उसका फिलअप हो रहा है फॉर्म, तो ये उस सब चक्कर में है। और जल्दी हो सके तो ये CBT 1 का हमारा कट ऑफ भी देंगे, और उसके बाद फिर हमें एग्ज़ाम डेट भी अपना जानने को मिलेगा। तो ये था आज की वीडियो में। आई होप कि जो है ये स्ट्रेटेजी आपको पसंद आई होगी, और आप ज़रूर इसे फॉलो कर सकते हैं, और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। आज मेरा गला थोड़ा-सा सही नहीं है, जिसकी वजह से मुझे बोलने में मैं बीच-बीच में मतलब ये हो जा रहा हूँ, है ना? स्टक हो जा रहा हूँ कभी-कभी। तो ये था इस मतलब आज की वीडियो में। और जो भी लोग ऐसे हैं जो अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, तो मेरे भाई डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, आप आराम से जाके जुड़ सकते हो। और जहाँ पे हम लोग जो है अब से रोज़ जो है डेली DPR डालना चालू करेंगे, जहाँ पे आप रोज़ अपना बता सकते हैं कि आज आपने कितना पढ़ाई किया है, ठीक है? साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। और जल्द ही SSC JEE पर भी एक वीडियो आएगा, और उसके बाद मैं अपनी खुद की एक स्टोरी भी डालूँगा। मतलब स्टोरी मीन्स कि किस तरह से मैंने स्टडी की थी और क्या-क्या चीज़ें मैंने फ़ॉलो की थी, सो दैट कि आप लोग की और हेल्प हो पाएगी, और आप लोग और ज़्यादा मैसेज नहीं करोगे इस बारे में, है ना? क्योंकि एक वीडियो में हो जाएगा तो फिर वो सब लोग देख लेंगे तो सही रहेगा। ऐसे मतलब पर्टिकुलर एक-एक पर्सन को बताना काफ़ी मतलब हेक्टिक काम है ना? एक ही चीज़ सबको बताना। तो ये चीज़ हो गया। और जो भी दोस्त नए हैं, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, है ना? अगर आप सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हो, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप भी हमारे साथ मिल कर के अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सको। तो ये था आज की वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।